मैंने अपनी बीवी एक जिगरी दोस्त को एक रात के लिए दी थी। आधी रात को दोस्त की कॉल आई और कहने लगा तुम्हारी बीवी मर गई। मेरे होश उड़ के रह गए। फिर मैंने उसको कहा कि नीलम नीलम कहाँ हो तुम। मैं बिस्तर पर मस्त पड़ा शराब के नशे में अपनी बीवी को पुकार रहा था। धीरे धीरे नशा उतरते जा रहा था और अब मुझे नीलम की जरूरत थी। मगर मेरी कुछ आवाजों बाद भी जब उसकी आवाज सुनाई ना दी तो मैं जैसे होश की दुनिया में लौट कर आने लगा। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो दोबारा चक्कर आने लगे। मैंने अपना सर झटका गिरते पड़ते किचन में गया लेकिन नीलम वहां भी नहीं थी। एक लीमू निकालकर पानी के गिलास में निचोड़ा और घूंट घूंट पीकर अपना नशा उतारने लगा। थोड़ी ही देर गुजरी के नशा उतरा और फिर मुझे वो लम्हा याद आया जब नशे में चूर मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी को अपने दोस्त को सौंपा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। नीलम का रोना चीखना चलाना धीरे धीरे मुझे सब कुछ याद आ रहा था। जैसे जैसे नशा उतर रहा था वैसे वैसे हर एक पल मेरी निगाहों के सामने घूम रहा था। वो मेरे पैरों में गिर के इल्तिजा कर रही थी कि मैं उसके साथ ये जुल्म ना करूं। और मैंने नशे में चूर भूल गया था कि वो मेरी बीवी और मेरी इज्जत है। मैंने खुद अपने हाथों से उसे अपने जिगरी दोस्त फराज के हवाले कर दिया था और वो उसे लेकर जा चुका था। मुझे खुद अंदाजा नहीं हो सका था कि मैंने अपने हाथों से ही अपनी दुनिया गंवा दी है। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो सुबह के 4 बज रहे थे। मैंने ना जाने कब और कितने बजे अपनी बीवी को अपने दोस्त के साथ भेजा था। मुझे कुछ याद नहीं थे वह बाइज्जत थी या बेआबरू हो चुकी थी। उसका भी अंदाजा नहीं था। मैंने फौरन कमरे की तरफ दौड़ लगाई। गिरते पड़ते मैं जैसे तैसे कमरे में पहुंचा ताकि अपने दोस्त को फोन कर सकूं, नीलम के बारे में पूछ सकूं। पता नहीं उसका नशा उतरा भी था या नहीं, लेकिन मेरे फोन करने से पहले ही मेरा फोन बजने लगा। मैंने स्क्रीन पर नजर डाली तो वहां फराज का नंबर जगमगा रहा था। मेरे कदमों तले से जमीन सरकने लगी थी। फोन उठाते हुए मेरा रुआ रुआ कांप रहा था कि न जाने उसने मेरी बीवी के साथ क्या किया होगा। मैं तो इस इल्जाम भी नहीं दे सकता था क्योंकि मैंने तो खुद अपनी हाथों से नीलम को उसे सौंपा था। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। बड़ी मुश्किल से मैंने फोन उठाकर कपकपाती आवाज में हेलो कहा तो दूसरी तरफ से फराज की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। तेरी बीवी मर गई है यार, नीलम मर गई है। ये वो लफ्ज थे जो मेरी रूह तक को झुलसा गए थे। मैं एकदम ही चीख मार कर बिस्तर पर बैठ गया था। क्या कह रहा है ये तू? क्या हुआ है नीलम को? मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी जान निकाल दी हो। बस तू आजा भी और इसी वक्त आजा। फराज बेइंतहा बेचैन और परेशान था और मेरी तो अपनी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और उसके घर का रुख किया, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे रहस्य होश भी ठिकाने आ गए क्योंकि मेरी बीवी तो बेइंतहा बुरी हालत में बिस्तर पर। नीलम मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें क्या मेरी बात का यकीन नहीं? मैं 100 बार नीलम के आगे अपनी मोहब्बत का इतराफ कर रहा था और वो बस चुपचाप बैठी थी। थोड़ी देर पहले मेरे बहुत जिद करने पर वो मुझसे मिलने के लिए पार्क में आई थी और अब जब मैं उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला रहा था तो वो बिल्कुल नजर झुकाए बैठी अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी थी। नीलम देखो मेरी तरफ, क्या मसला है आखिर? मैंने उसका हाथ थामा तो वो घबरा गई। इधर उधर देखा और फिर आहिस्तगी से कहने लगी कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे। वो चाहते हैं कि बकायदा रिश्ता आए और फिर ही वो सोचेंगे कि वो मेरी शादी आपसे करेंगे या नहीं। नीलम घबराई हुई दुपट्टे में सिमटी मासूम लहजे में बोली तो मैं बस उसे देख कर रह गया। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है नीलम कि मेरे घर वाले कभी तुम्हारे घर रिश्ता नहीं लाएंगे। तुम जानती तो हो कि मेरे घर वालों का स्टेटस क्या है और तुम्हारे घर वालों का स्टेटस क्या है। वो कभी इतने छोटे घराने में मेरे लिए रिश्ता नहीं डालेंगे। तो मैं एक बार मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो, उसके बाद तुम्हारे घर वाले खुद ही राजी हो जाएंगे और मैं अपने घर वालों को मना लूंगा। जब निकाह हो जाएगा तो फिर सबको मजबूरन कबूल करना ही पड़ेगा। मैंने उससे कहा लेकिन वो चुपचाप ही बैठी रही। फिर मैंने जेब से एक कीमती अंगूठी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। नीलम ये मेरी मोहब्बत की आखिरी निशानी है। अगर तुम चाहो तो यहाँ से हम नई इब्तिदा कर सकते हैं, वरना फिर तुम्हारा और मेरा रिश्ता इस आखिरी तोहफे पर खत्म समझो। मैंने उसे पूरी तरह ब्लैकमेल किया था क्योंकि मैं जानता था कि वो मुझे छोड़ नहीं सकती। वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करती है जितनी मोहब्बत मुझे उससे थी और इसलिए मैंने आखिरी हरबे के तौर पर उसके जज्बातों को चोट पहुंचाई थी और वो तड़प कर मुझे देखने लगी थी। मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर लगा था। उसने खुद तेजी से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी प्लीज जरिया आप खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, मैं आपके बगैर नहीं जी सकती। उसकी तरफ देखकर मैं मुस्कुरा दिया। अगर ऐसी बात है तो चलो फिर हम अभी और इसी वक्त कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। वो आहिस्तगी से कहने लगी मुझे कुछ सोचने का वक्त दें जरिया। मैं इनकार नहीं कर रही लेकिन इतनी जल्दी फैसला भी नहीं कर सकती। मैं पहले एक बार और
और अपने घर वालों को मनाना चाहती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई और कहा कि अब अगली मुलाकात हम उसी वक्त करेंगे जब तुम मुझसे शादी के लिए हाँ कर दोगी या फिर कोर्ट मैरिज के लिए राजी हो जाओगी। मेरी बात पर बस वो सर हिलाकर रह गई। फिर मैंने उसे बड़ी सी गाड़ी में बिठाया, बहुत बड़े होटल में ले जाकर लंच करवाया और फिर उसे उसके घर से थोड़ा दूर ड्रॉप कर दिया। वो मुझे हाथ हिलाती अपने घर की तरफ चली गई थी और मैं मुस्कुराकर सीट की पुश्त से सर टिका चुका था। मुझे यकीन था कि वो हर हाल में हाँ कहेगी, क्योंकि इनकार की मैंने कोई गुंजाइश छोड़ी ही नहीं थी। मेरे चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट थी और दिल में मोहब्बत के मिल जाने का यकीन। मैंने दोबारा ड्राइविंग शुरू की। मेरा फोन बजने लगा। फोन मैंने स्पीकर पर डाला तो मेरे दोस्त फराज की कॉल थी। वो पूछने लगा, कहाँ है तू? मुझे गाड़ी चाहिए, ऑफिस जाना है। मैंने फौरन कहा, फिक्र क्यों करता है, थोड़ी देर के लिए ही ली थी, ला रहा हूँ वापस तेरे पास। वो हंस और कहने लगा, समझ गया, तू भाभी से मिलने गया था, जब ही तो मेरी सबसे महंगी गाड़ी लेकर गया। फिर इंप्रेशन बैठ गया तेरी वली पर। फराज के लहजे में हंसी के साथ साथ शरारत भी थी और मैं भी खुलकर हंसा था। हाँ भाई, तेरी गाड़ी, तेरा पैसा, तेरे क्रेडिट कार्ड पर। मैंने उसे लंच भी करवाया है और उसे कोर्ट मैरिज का भी कहा है, देखना वो राजी हो जाएगी। मेरी हंसी पर फराज पूछने लगा कि फिर शादी के बाद क्या करेगा? तेरे पास तो एक अच्छी नौकरी भी नहीं है, डिग्री भी तूने मुकम्मल नहीं की, दोस्तों के पैसों पर ऐश करता है। जिस दिन ये बात नीलम को पता चली उसी दिन वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। फराज की बात ने मेरा मूड खराब कर दिया। प्लीज यार, इस वक्त ऐसी बातें ना कर। मैं उसे इस तरह अपने जाल में फंसाऊंगा कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। जब तक वो उम्मीद से नहीं हो जाएगी मैं उस पर यह सच खुलने ही नहीं दूंगा कि मेरे पास कुछ नहीं है, और जब वो हामला हो जाएगी तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा और फिर उसे सारी जिंदगी मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। वैसे भी मुझे पूरा यकीन है कि उसके घर वाले नहीं मानेंगे और वो मेरे खातिर कोर्ट मैरिज कर लेगी, तो उसके पास वापसी का कोई रास्ता वैसे भी नहीं बचता। मैंने अपने घटिया सोच फराज के सामने पेश की तो वो कहने लगा, मगर ये तो ज्यादती है ना, अगर तू वाकई उससे मोहब्बत करता है तो फिर कोई काम काज कर। मैं मुस्कुरा दी और बोला कि जब तक तुम लोग हो मुझे काम करने की क्या जरूरत है। मेरी बात पर फराज भी हंस दिया था। वो मेरा जिगरी यार था, हम हमेशा ही साथ रहे थे, मेरा सारा खर्चा वही उठाता था, यहाँ तक कि नीलम पर भी मैं जो पैसे निछावर कर रहा था वो सब फराज के ही थे। उसने कभी मुझसे पैसे के मामले में कोई पूछताछ नहीं की थी। मैं बेझिझक उसका क्रेडिट कार्ड यूज कर लेता, उसके एटीएम से पैसे निकलवा लेता, उसकी लग्जरी गाड़ियों में घूमता और अपने साथ साथ नीलम को भी घुमाता। मुझे ना मुस्तकबिल की फिक्र थी और ना ही इस बात की परवाह कि शादी के बाद जब नीलम को सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा। मुझे यकीन था कि वो मुझसे मेरे जितनी ही मोहब्बत करती है और वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। बड़ी मुश्किल से तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत में उलझाया था। मैं उसे खुद से दूर कैसे जाने दे सकता था। तेज स्पीड में ड्राइव करते हुए मैंने गाड़ी वापस ले जाकर फराज के हवाले की थी। वो मेरे गले लगा और कहने लगा, ऑफिस जा रहा हूँ मैं, चल तू भी साथ, कुछ काम ही सीख ले। मगर मैंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि भाई मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। उसने अपनी बाइक की चाबी मुझे पकड़ा दी, चल जा ये ले जा, और फिर मैं उसकी हैवी बाइक पर उसी के दिए गए अपार्टमेंट में पहुंच गया। फराज यारों का यार था और मेरे लिए तो वो जान भी देता था। मेरे घर वाले मुझे बहुत पहले ही घर से निकाल चुके थे। मेरे दोस्त थे जो मुझे पाल रहे थे और मैं फराज के दिए हुए अपार्टमेंट में ही गुजारा कर रहा था। अभी मैं वहां पहुंचा, फुल एसी चलाया और सोने के लिए बिस्तर पर लेट गया। सुबह नीलम से मिलने के चक्कर में मैं बहुत जल्दी उठ गया था, वरना मैं आधे आधे दिन तक सोने का कायल था। इसलिए अब बिस्तर पर लेटते ही मुझे नींद आने लगी, लेकिन साथ ही तन्हाई भी सता रही थी। मेरी जवानी अरूज पर थी और अब बस मुझे नीलम का साथ चाहिए था। मैंने तकिया अपने सीने में दबाया और फिर आंखें बंद करके नीलम को तस्वुर करते नींद की वादियों में उतर गया। शाम को मेरी आंख खुली तो मेरे फोन पर नीलम की बहुत सारी मिस्ड कॉल्स मौजूद थी। मैंने फौरन कॉल बैक की। दूसरी तरफ से नीलम के रोने की आवाज आने लगी, सरियाब मैं कब से कॉल कर रही थी, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? मेरे भाई ने मुझे आपकी गाड़ी से उतरते देख लिया था, उसने मुझे बहुत ज्यादा डांटा है और कहा है कि इस लड़के से कहो रिश्ता भेजे, नहीं तो हम फौरन ही तुम्हारी शादी अपनी मर्जी से कर देंगे। अगर आपने रिश्ता नहीं भेजा तो ये लोग चचा के बेटे के साथ मुझे रुखसत कर देंगे। उसके लहजे में फिक्र और परेशानी थी। वो रोए जा रही थी और उसके रोने पर मैं भी घबरा गया था। देखो नीलम, मेरे घर वाले तो कभी राजी नहीं होंगे, तुम अगर आ जाओ तो हम कल सुबह ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। मैं तुम्हें अपने अपार्टमेंट में रखूंगा और हमेशा एक साथ रहेंगे। तुम्हारे घर वाले तो बिला वजह ही बात का फसाना बना रहे हैं, जब हमारी शादी हो जाएगी तो वो खुद ही मान जाएंगे। मैंने नीलम को फिर बहलाया था। इस बार वो अपने घर वालों के दबाव की वजह से और भी मजबूर हुई थी, इसलिए कहने लगी, ठीक है मैं रात को घर से निकल जाऊंगी, आप मुझे लेने के लिए आ जाना। मैंने उससे टाइम फिक्स किया था और फिर से यकीन दिलाया था कि मैं वक्त पर पहुंच जाऊंगा और मेरा दिल खुशी से मसरूर हो गया
गया था। मुझे लगा था कि नीलम को फैसला लेने में चंद दिन लगेंगे, लेकिन उसके भाई ने हमें साथ देकर जो हंगामा किया था उसके बाद तो नीलम ने जल्दबाजी में ही मुझसे कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया था। और फिर उसी रात मैं फराज की गाड़ी लेकर उसकी गली में पहुंचा और वो खामोशी से अपना थोड़ा सा सामान समेट कर गाड़ी में आकर बैठ गई। मैं उसके साथ अपार्टमेंट में आया और उसे तसल्ली दे कि सुबह हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने उससे कहा कि अभी तो रात के 3 बज रहे हैं, तुम सुकून से सो जाओ, सुबह हम 9 बजे ही कोर्ट के लिए निकल जाएंगे। मैंने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला तो उसने जल्दी से नफी में सर हिला दिया, कहने लगा कि शादी से पहले मैं आपके साथ बेडरूम में नहीं सो सकती। वो वहीं लाउंज में सोफे पर बैठ गई थी। नीलम, ट्रस्ट मी, हम कल शादी कर लेंगे। आज की रात सुकून से गुजारते हैं ना। उसे अपने करीब पाकर मेरे लिए खुद पर काबू रखना मुश्किल हो रहा था और वो निकाह वाली बात पर अटकी हुई थी। मैंने आहिस्ते से उसका हाथ थामा और तो वो करंट खाकर पीछे हटी। प्लीज सर, आप कल तक का इंतजार कर लें। उसकी आंखों में आंसू झलमलाने लगे तो मैं खुद ही पीछे हट गया। अच्छा ठीक है, तुम बेडरूम में जाकर सो जाओ, मैं यहाँ सो जाता हूँ। अपनी तसल्ली के लिए अंदर से लॉक कर लेना, मैंने जिताकर कहा तो वो चुपचाप उठकर बेडरूम में चली गई और वाकई उसने दरवाजा लॉक कर लिया था। अगली सुबह मैं नीलम और अपने दोस्तों के साथ कोर्ट रूम में बैठा था और मेरी और नीलम की कोर्ट मैरिज हो गई थी। मेरे दोस्तों ने हमें मुबारकबाद दी और फिर फराज ने हमें तोहफे के तौर पर हनीमून के टिकट ही पकड़ा दिए। मैं एकदम हैरान रह गया था, यार अभी तो शादी हुई है तो उन्हें इतनी जल्दी ये सब कुछ भी अरेंज कर लिया। मेरी बात पर वो मेरे गले लगी और कहने लगा मेरे दोस्त को उसकी मोहब्बत मिल गई है और क्या चाहे। फिर वो सब चले गए और मैंने नीलम से कहा कि अपने घर वालों को बता दो ताकि उन्हें तसल्ली हो जाए। नीलम ने मेरे कहने पर मेरे फोन से अपने घर फोन किया तो उसके अब्बा ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि अब उनका नीलम से कोई वास्ता नहीं है, ना ही वो कभी नीलम का चेहरा देखना चाहते हैं। नीलम ने उन्हें हमारी शादी के बारे में भी बताया था, लेकिन अब उन्हें उन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। उनका और नीलम का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हुआ था और मेरे दिल को सुकून हो गया था कि अब नीलम के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। मैं नीलम को लेकर अपार्टमेंट आया और फिर हनीमून पर चलने के लिए तैयारी का कहा, मगर उसका तो रोना ही खत्म नहीं हो रहा था। उसे इस बात का बहुत दुख था कि उसके अब्बा ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है, जबकि मैंने उसे समझाया था कि बस कुछ दिनों की बात है, उनका गुस्सा उतर जाएगा और हम भी हनीमून से वापस आ जाएंगे तो फिर उन्हें मना लेंगे। और मैं उसे जबरदस्ती अपने साथ हनीमून पर ले गया था। खूबसूरत नजारे और पहाड़ों के दरमियान वो सब कुछ भूलकर बस मेरी मोहब्बत में मगन हो गई थी। फ्रांस ने हमारे लिए सारी बुकिंग पहले ही करवाई हुई थी, इसलिए मुझे कोई परेशानी ना हुई और हमने बहुत बेहतरीन किस्म का हनीमून एंजॉय किया। 15 दिन बाद जब हम वापस आए तो सबसे पहले मैं फराज से मिलने गया। फराज मुझे देखकर बहुत खुश हुआ, फिर कहने लगा अब नौकरी के बारे में सोच, पहले तो अकेला था, अब बीवी की भी जिम्मेदारी है, कोई ना कोई काम ढूंढ। मैं कोई कारोबार शुरू करता हूँ तो भी उसी में शामिल हो जा। वो मुझे बहुत सारी ऑफर्स दे रहा था लेकिन मुझे काम करना ही नहीं था। मैंने फौरन इनकार किया और कहा कि नहीं भाई, फिलहाल मैं कुछ नहीं करना चाहता, अभी तो नई नई शादी है, मैं नीलम के साथ एंजॉय करना चाहता हूँ। फराज खामोश हो गया। उसका कोई भाई नहीं था, वो मुझे ही अपना भाई मानता था। कई बार उसने मुझे समझाने की कोशिश की थी कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन हर बार मैं इनकार करता तो वो चुप हो जाता। अब भी ऐसे ही हुआ था। फराज से मिलकर मैं वापस आया तो नीलम मुझसे पूछने लगी, आप ऑफिस जाना कब शुरू करेंगे? उससे तो यही मालूम था कि मेरा अपना कारोबार है, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, गाड़ियां हैं और मेरे माँ बाप भी बहुत अमीर हैं। मैंने उसे कभी बताया ही नहीं था कि मेरे माँ बाप मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखते थे और उन्होंने मेरे निकम्मेपन और काम चोरी की वजह से मुझे गुस्से में घर से निकाल दिया था। मैंने नीलम से कहा कि अभी इतनी जल्दी नहीं है, जब जाना होगा मैं चला जाऊंगा। वो खामोश हो गई, मगर 2-4 दिन में जैसे से अंदाजा हो गया कि मैं कोई काम नहीं करता, क्योंकि मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती तो मैं फराज को फोन लगाता था। एक दिन अचानक नीलम कहने लगी कि मुझे कपड़ों की जरूरत है, मैं घर से सिर्फ 2 ही सूट लेकर निकली थी, आप मुझे शॉपिंग पर ले चले। मैंने फौरन कहा ठीक है और फराज को फोन लगा दिया। मैं फराज से टेरेस में जाकर बात करने लगा और उससे उसका क्रेडिट कार्ड मांगने लगा, क्योंकि मैं उसी के कार्ड पर शॉपिंग करता था। इतने में नीलम पीछे से आ गई, उसने मेरी बात सुन ली थी, इसलिए मेरे फोन रखते ही मुझसे पूछने लगी फराज का क्या चक्कर है, आप हर चीज फराज से क्यों मांगते हैं, क्या आपके पास अपना क्रेडिट कार्ड नहीं है? वो जैसे सवालिया नजरों से मुझे देख रही थी और मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया था। मेरी जान, फराज मुझसे चीजें लेकर इस्तेमाल करता है, वो मेरा बहुत जिगरी यार है और मेरी चीजें उसी के पास रहती हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें बहुत अच्छी शॉपिंग करवाऊंगा।
फिर वो कहने लगी, आप अपने घर वालों को कब मनाएंगे? मैं आपके घर वालों के साथ रहना चाहती हूँ। उसकी बात पर मैंने जानबूझकर थोड़ा गुस्सा दिखाया और कहा कि यहाँ तुम्हें क्या मसला है? सब कुछ अच्छा तो है, अभी इतनी जल्दी मैं अपने घर वालों से बात नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा ना हो कि मेरे वालिद मुझे कारोबार से ही अलहदा कर दे। मेरी इस बात पर वो बिल्कुल चुप हो गई थी। फिर फराज ने आकर मुझे गाड़ी की चाबी और क्रेडिट कार्ड पकड़ा दिया और मैंने उसकी कार्ड से अपनी बीवी को शॉपिंग करा दी थी। साथ ही घर के लिए राशन और कुछ सामान वगैरह भी ले लिया था। जब हम वापस आए तो मैंने अपने वॉलेट के साथ साथ क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी साइड टेबल पर डाले और फ्रेश होने चला गया। उसी दौरान मेरी बीवी ने क्रेडिट कार्ड पर लिखा फराज का नाम पढ़ लिया। उसने क्रेडिट कार्ड मेरे आगे लहराया और कहने लगी, ये तो फराज का है, आपने कहा था कि आपने अपना कार्ड उसे दिया था। उसकी आंखों में शक था और मैंने फौरन गुस्से का सहारा लिया था। हाँ, इसलिए कि अगर मेरे अकाउंट से एक साथ इतने पैसे डिटेक्ट होते तो मेरे वालिद को पता चल जाता। चाहती क्या हो तुम? रोड पर आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी वजह से ना चाहते हुए भी मैंने सख्ती से बात की। तो वो आंखों में आंसू लिए किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मुझे खुद अफसोस होने लगा। बेशक मैं काम चोर और गरीब था, लेकिन नीलम के लिए मेरी मोहब्बत सच्ची थी। मैंने जाकर उसे बाहों में भरा और कहा, देखो नीलम, हर बात पर इतने सवाल जवाब नहीं किया करो। मैं पहले ही परेशान, कुछ कारोबारी मसाइल चल रहे हैं। अब तुम ऐसी बातें करोगी तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना। मेरी बात पर वो मुझसे सॉरी करने लगी और मैंने उसे सीने से लगा लिया, फिर बाहों में समेटा और प्यार करने लगा। मेरी मोहब्बत में वो सब कुछ भूलकर मेरी हो गई। 15-20 दिन गुजरे तो फिर घर के राशन के लिए पैसों की जरूरत पड़ी। उससे पहले कि मैं फराज को फोन करता, पहले ही मेरी बीवी ने कह दिया कि इस बार फराज से पैसे ना मांगना। मुझे अच्छा नहीं लगता। जब वो हमारे घर आता है तो मुझे उसके आगे बहुत शर्मिंदगी होती है। ऐसा लगता है जैसे हम उसकी दी हुई खैरात पर जी रहे हों। नीलम ने इतने अजीब और सख्त लहजे में ये बात की कि मैं बस उसे देखता रह गया। अब मैं उसे क्या बताता कि ये सब कुछ उसी का दिया हुआ था। मैंने उसके सामने जाहिर किए बगैर खामोशी से जाकर फराज से पैसे लिए और फिर उसे लेकर घर के राशन खरीदने के लिए निकल पड़ा। मेरी बदकिस्मती थी कि शॉपिंग मॉल में मेरी अम्मा और बहन मुझसे टकरा गई। उनका होलिया वही मिडिल क्लास औरतों जैसा था। वो दोनों भी शायद खरीदारी के लिए आई थी। मुझे देखकर मेरी बहन ने मुझे आवाज दी और भाई कहकर मेरे गले लग गई। फिर रोने लगी और कहने लगी, कब तक नाराज रहेंगी? नौकरी तलाश करके घर वापस क्यों नहीं आ जाते? अब्बा भी आपको बहुत याद करते हैं। अम्मा भी मुझसे मिलकर रोने लगी और कहने लगी कि तेरी काम चोरी गई नहीं, तेरे दोस्तों ने तुझे बहुत ही ज्यादा हराम कर दिया है। अभी तो उन्हीं के पैसों पर ऐश कर रहा है ना। नीलम जो मेरे पीछे मौजूद थी वो एकदम ही हैरान रह गई और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मेरी बहन की नजर उस पर गई और वो पूछने लगी, ये कौन है? तब मुझे बताना पड़ा कि ये मेरी बीवी है। अम्मा कहने लगी, इससे भी तो दोस्तों के पैसों पर पाल रहा है। और ये वो बात थी जिसने नीलम के आगे मेरी सारी सच्चाई खोल दी थी। मैंने कहा, अम्मा खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ, कैसी बातें करती हो? अम्मा ने आगे बढ़कर नीलम को गले से लगाया और कहने लगी कि हम तो इसे नहीं सुधार सके, तू ही इसे सुधार दे। इसके आवारा और अमीर दोस्तों ने इसे अपना जैसा बना लिया है। वो इसे अपनी मर्जी के काम करवाते हैं, इसे अपने मुलाजमों की तरह ट्रीट करते हैं और बदले में इस पर पैसे खर्च कर देते हैं। अगर वो फराज से काम कह देना तो ये तुझे भी छोड़कर चला जाए। उसके पीछे मेरी माँ ने सारी सच्चाई मेरी बीवी के आगे बता दी थी और उसके बाद मुझे 100 बातें सुनाकर वो ये कहकर चली गई थी कि अब कम से कम बीवी की खातिर ही सुधर जा और नौकरी तलाश करो। और उनके जाने के बाद नीलम ने बस गुस्से से मुझे देखा था और बिना कुछ खरीदे ही बाहर निकल गई थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ना मानी और फिर जब वो गाड़ी में बैठने के बजाय आगे बढ़ने लगी तो मैंने जबरदस्ती उसे खींचकर गाड़ी में बिठाया और वापस फ्लैट पर ले आया। उसकी आंखों में आंसू तो वो रोए जा रही थी। कहने लगी कि शक तो मुझे पहले दिन ही हो गया था, लेकिन अब तो आपके घर वालों ने भी मोहर भी लगा दी है। आप इतने बड़े झूठे निकले। मैंने आपकी खातिर सब कुछ छोड़ा और आपने मुझसे इतना कुछ छुपाया। मुझे पहले ही लगता था कि आपके दोस्त हमारा खर्चा उठाते हैं, लेकिन अब तो सारा ही सच खुल गया है। ये अपार्टमेंट, गाड़ी, ये पैसा सब आपके दोस्तों का है ना। मैं नीलम के कदमों में बैठ गया और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने ये सब कुछ तुम्हें हासिल करने के लिए किया। अगर मैं बता देता कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, या फिर मेरे दोस्त मुझ पर खर्च करते हैं, तो क्या तुम मुझसे कभी शादी करती? मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। हमारी शादी को महीना होने वाला है। आज तक कभी तुम्हें किसी चीज की कोई कमी होने दी है? मैंने उसे जैसे बस मना लिया था। मैं उसे बस मना लेना चाहता था और वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। मुझे
मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं होती क्योंकि आपके दोस्त हमें खैरात देते हैं। हम उनकी ज़कात पर गुज़ारा कर रहे हैं और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती। आपको कोई ना कोई काम करना होगा और अपने दोस्तों की हर चीज़ वापस करनी होगी। नीलम की खुददारी उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रही थी कि वो मेरे दोस्तों के पैसों पर ऐश करे और मैं खुद कोई काम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने साफ इनकार किया और कहा कि जो जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। मेरी बात सुनकर वो रोने लगी, कहने लगी, मैं ऐसे भीख पर गुज़ारा नहीं कर सकती। मैं वापस जा रही हूँ अपने घर। उसकी बात पर मैं मुस्कुरा दी और कहा, ठीक है चली जाओ। मुझे मालूम था कि वो सिर्फ मुझे धमकी देने के लिए ये बात कह रही है, इसलिए वो खामोश होकर बैठ गई और फिर मैंने खुले आम मनमानी शुरू कर दी। पहले मैं उसे छुप छुप कर दोस्तों की मदद लेता था, अब तो मैं उसके सामने ही किसी भी दोस्त को फोन लगा देता, किसी से पैसे ले लेता तो किसी से गाड़ी मांग लेता। मगर एक बात थी कि अब नीलम ने अपने लिए शॉपिंग करनी खत्म कर दी थी। वो कोई चीज नहीं खरीदती थी, ना बाहर से कुछ खाने की फरमाइश करती, ना कपड़े लेती, बस वो जैसे तैसे जिंदगी काट रही थी। उसने हंसना बोलना छोड़ दिया था, मुस्कुराना खत्म कर दिया था। एक दिन तो हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और मैंने कहा कि तुम भी तो दौलत देखकर ही मेरी मोहब्बत में मुब्तला हुई थी ना, फिर अब तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें दौलत ही चाहिए थी, वो तुम्हें मिल रही है, फिर क्यों मुंह बना कर रखती हो? नीलम ने मेरी तरफ देखा लेकिन अपने मुंह से कुछ ना बोली और उसके बाद से हमारे दरमियान तकरीबन बातचीत ना होने के बराबर रह गई। कभी कभी मैं मोहब्बत जताने की कोशिश करता तो वो मुझे झटक देती, फिर वो उम्मीद से हुई तो मैं उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा। फिर एक रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और मुझे उसे अस्पताल ले जाना था, मगर मेरे पास गाड़ी नहीं थी। मैंने फराज को फोन मिलाया तो उसका फोन बंद जा रहा था। मेरे बाकी दोस्त उस वक्त शहर से बाहर ट्रिप पर गए हुए थे। जाना तो मुझे भी था लेकिन मैं नीलम की तबीयत की वजह से नहीं गया था। मुझे बहुत परेशानी हुई, मेरे पास उस वक्त पैसे भी नहीं थे। वो रात मेरे लिए अजियत भरी थी। मैं उसे लेकर सरकारी अस्पताल बड़ी मुश्किल से पहुंचा था और वहां वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था। नीलम का रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती थी। अगर वक्त पर उसे इलाज और दवाइयां मिल जाती तो ये ना होता, मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैंने उससे कहा कि बस इसी को खुदा का फैसला समझो, राजी हो जाओ। सच तो ये था कि मेरा दिल भी बहुत परेशान था। फिर हफ्ते बाद फराज वापस आया और उसने मुझे पैसे दिए और साथ ही माफी भी मांगी कि वो मेरा फोन नहीं उठा सका। दरअसल वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डील के सिलसिले में दूसरे शहर गया था। जाने से पहले वो मुझे बता नहीं सका था और इसी वजह से उसका फोन भी बंद था। वो मेरे अपार्टमेंट में ही बैठा था। हम खाना तो खा चुके थे। उसके बाद मैंने उससे कहा कि ड्रिंक थोड़ी पी लेते हैं, हम कभी कभी ड्रिंक कर लिया करते थे, लेकिन कोई याद ही नहीं थे। मेरे कहने पर वो इनकार करने लगा, मगर मैंने फिर कहा कि अपना गम भुलाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू देखकर वो राजी हो गया। फिर उसने ड्रिंक अरेंज की और हम दोनों वहीं बैठकर पीने लगे। ये देखकर नीलम मुझसे झगड़ा करने आई तो मैंने उसे सख्ती से डांट कर कमरे में बंद कर दिया और फिर आधी रात तक पीने के बाद मैं अपना होश खो बैठा और फराज भी अपने हवासों में नहीं था। मुझसे कहने लगा कि यार मैं बहुत तनहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन तेरी बीवी जैसी कोई खूबसूरत लड़की मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने नशे में धुत होते उससे कहा, तेरे मुझ पर बहुत एहसान है, तूने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अगर तू इतना ही तनहा है तो एक रात के लिए मेरी बीवी को ले जा। मैंने खुद अपने हाथों से अपनी बीवी सौंपने की बात की थी। नशे में वो भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, इसलिए कहने लगा कि ठीक है चल, एक रात मेरी भी मौज हो जाएगी। फिर मैं अपने कमरे में गया और घसीटते हुए नीलम को बाहर लाया। पहले तो वो घबराई और फिर रोने लगी, पूछने लगी कि क्या कर रहे हो मेरे साथ, मगर मैंने कोई जवाब दिए बगैर उसे अपनी दोस्त की झोली में डाल दिया और कहा, ले जाओ इससे और इंजॉय करो। मेरी बात जैसे नीलम को समझ आ गई थी। वो मेरे कदमों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी, मोहब्बत की दहाइयां देने लगी, लेकिन मुझ पर किसी बात का कोई असर ना हुआ। मैं अपने होश में होता तो मुझे पता चलता ना कि मैंने क्या किया। और फिर मेरा दोस्त उसे लेकर चला गया और मैं नशे में अपने बिस्तर पर गिरकर सो गया। जब आंख खुली और नशा उतरा तो समझ आया कि मैंने क्या कर दिया। और फिर मेरे दोस्त का फोन आ गया कि नीलम मर गई है। ये सुनना था कि मेरी जान निकल गई। अगर मैं होश में होता तो कभी नीलम को फराज के हवाले ना करता। मैं सच में उससे बहुत मोहब्बत करता था। मैं फौरन फराज के घर पहुंचा और वहां जाकर मेरी जान निकल गई। बिखरे हुए हालत में नीलम बिस्तर पर बैठी थी, रो रो कर उसका बुरा हाल था, जबकि फराज खामोशी से बुरी हालत में एक तरफ बैठा था। शायद उसका भी नशा उतर गया था। मैंने आगे बढ़कर फराज का गिरेबान पकड़ लिया। झूठे तूने क्यों कहा मुझसे ये झूठ के नीलम मर गई है? मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसे मारना शुरू कर देता। फराज ने मुझे धक्का दिया और कहने लगा, क्योंकि तूने वाकई ही नीलम को मार
मार दिया है। उसने तेरी मोहब्बत पर भरोसा किया, तेरे साथ घर बसाया, मगर तूने उससे क्या दिया? रात भी मैं नहीं चाहता था कि हम शराब पिए, मगर तूने जबरदस्ती ड्रिंक, और इसी नशे में मैं तेरी बीवी को ले आया। वो तो खुदा का शुक्र है कि मैंने इसके साथ कोई ज्यादती नहीं की, वरना आज शायद आज मैं आईना देखने के भी काबिल ना होता। फराज एक सुलझा और अच्छा लड़का था और इसलिए वो बेइंतहा गुस्से में मुझे मेरी असलियत दिखा रहा था। मैंने हमेशा तेरी गलतियों को नजरअंदाज किया है, हमेशा तुझे मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, क्योंकि मेरे लिए तो मेरा दोस्त नहीं मेरा भाई है। लेकिन तूने क्या किया? अपनी ही बीवी के साथ इतनी ज्यादती कर दी जिससे तू मोहब्बत करता है। अगर तू उसके साथ ये सब कर सकता है तो फिर मैं तो सिर्फ तेरा दोस्त हूँ। ये लड़की बज़ाहिर जिंदा है लेकिन दर हकीकत ये मर चुकी है, क्योंकि तूने अपनी जिद और अपनी अना में इसे मार दिया है। अगर तू नौकरी करता या मेरे कारोबार में शामिल हो जाता तो आज ये इज्जत के साथ सुकून की जिंदगी गुजार रही होती और तेरा बच्चा भी जिंदा होता। मैंने नीलम के पांव पकड़े और उससे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसने खुद को पीछे कर लिया और गुस्से में कहने लगी, अभी और इसी वक्त मुझे तलाक दो। मैंने फौरन इनकार कर दिया, अगर मैं तुम्हें तलाक दूंगा तो तुम कहाँ जाओगी? वो कहने लगे, मैं किसी गाड़ी के नीचे आ जाऊंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मैं उससे मना करना चाहता था, रोकना चाहता था, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं थी। उसने छुरी उठाकर अपनी कलाई पर रख लिया, अगर तुमने मुझे तलाक ना दी तो मैं वाकई जान ले लूंगी अपनी। उसके बहुत मजबूर करने पर, ना चाहते हुए भी मुझे उससे तलाक देनी पड़ी थी और वो खामोशी से रोते हुए मेरी जिंदगी से निकल गई थी। वो कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी, मुझे कुछ खबर नहीं थी। मैं बस फराज के सामने बैठा रो रहा था। फराज ने मुझे दिलासा दिया और कहने लगा कि सोचा अगर मैं नीलम के साथ कोई ज्यादती कर जाता तो क्या सारी जिंदगी तू मुझे माफ कर देता? शुक्र करके वो लड़की बच गई है, तूने उसे अपनी वजह से खोया है। क्यों किया तूने ये सब? मुझे भी अब पछतावा हो रहा था, लेकिन अब सब कुछ उजड़ गया था। मेरी औलाद इस दुनिया से चली गई थी, मेरी बीवी ने तलाक ले ली थी, अब मेरे पास कुछ नहीं था। फराज ने मुझे जैसे तैसे संभाल लिया था। मैं ऐसे ही बस अपने गम में फ्लैट पर पड़ा था। फिर कुछ अरसा गुजरा तो मैंने नौकरी की तलाश शुरू की। फराज की मदद से मुझे नौकरी मिल गई। मैं दिल लगा कर काम करने लगा। रह रहकर मुझे नीलम का भी ख्याल आता। मुझे ये पता चल गया था कि वो अपने घर गई है और उसके घर वालों ने उसे माफ कर दिया है, और यही बात मेरे सुकून के लिए काफी थी। फिर एक दिन मैंने खुद फराज से ऐसी बात कही कि वो हैरान रह गया। फराज, मैं चाहता हूँ कि तू नीलम से शादी कर ले। मैंने उसके साथ बहुत जुल्म किया, बहुत ज्यादती की, लेकिन वो लड़की सबकी हकदार नहीं थी। वो बहुत अच्छी लड़की है। मैंने सुना है कि उसके रिश्ते नहीं आते। उसकी बदनामी बहुत ज्यादा हो गई है क्योंकि उसने घर से भागकर शादी की थी और अब वो वापस तो अपने घर चली गई है, लेकिन जमानों से माफ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तू उसे माफ करके अपना ले। मेरी बात पर फराज हक्का बक्का रह गया था। मैंने फराज को बताया कि मुझे बाहर मुल्क में एक नौकरी मिल गई है और मैं परदेश जा रहा हूँ। मेरे पीछे तो उसे कबूल कर ले। मैं फराज की मिन्नतें करता मुल्क छोड़कर परदेश आ गया था और फिर 2 महीने बाद मुझे फराज के वालिदैन के जरिए उसकी शादी की खबर मिली थी। फराज ने मेरे कहने पर नीलम से शादी तो कर ली थी, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे बता सकता, इसलिए उसके वालिदैन ने मुझे फोन करके बता दिया था। और फिर कुछ अरसे बाद फराज ने मुझे अपनी और नीलम की तस्वीरें भेजी थी। नीलम उसके साथ खुश थी, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही थी और मेरे लिए यही बहुत था। काश मैं वक्त पर संभल जाता, नौकरी करता और अपनी बीवी को इज्जत से अपने पास रखता तो ये सब कुछ ना होता। नीलम के लिए मेरे दिल में आज भी बहुत मोहब्बत है, लेकिन अब वो मेरी नहीं है। लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि वो एक कदर करने वाले मेहनती इंसान के साथ है, जो ना सिर्फ उसका ख्याल रखता है बल्कि कहीं ना कहीं उससे मोहब्बत भी करता है।